नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने इंडिका देखी और इंडिका के अलावा जो अन्य यूनानी जो विद्वान थे उनको हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा। उसके बाद मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आपको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था और उसके बारे में एक बेसिक परिचय मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, आज हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पूरा पढ़ेंगे और उसमें जो 15 अधिकरण हैं, कौन सा अधिकरण किस विषय को समर्पित है वो आज हम पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में बन सकता है, ये ध्यान रखना। खासकर प्रोफेसर वाले और नेट वाले इस आज की क्लास को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ना। स्कूल व्याख्याता में भी सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हेडिंग डालते हैं हम। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं ऐप आ चुकी है और आपको बहुत जल्द ऐप मिलने वाली है। उस पर टेस्ट सीरीज लॉन्च मैं करूंगा। उसके साथ ही जो है आपको कुछ अन्य कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, और हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक अच्छी खुशखबरी जल्द मिलेगी, 5-7 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ऐप तैयार हो गया है, ट्रेनिंग भी मैंने ले ली है। बस मैं अब एक शेड्यूल बना रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से और जो टेस्ट सीरीज है वो किस प्रकार से सेट की जाए कि कब कब आपका टेस्ट लिया जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आज की क्लास की हेडिंग डालता हूँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने बेसिक जानकारी इसके बारे में बता दी थी, कुछ एक बेसिक जानकारी और रह गई थी। जैसे ये जो संस्कृत भाषा में यह लिखा गया था, लेकिन इसकी जो शैली थी वो चंपू शैली थी। चंपू शैली कैसी होती है? जिसमें गद्य व पद्य दोनों का जो मिश्रण होता है उसको चंपू शैली कहा जाता है। ठीक है, और इस शैली को ग्रंथ शैली भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसके बारे में अब हम एक एक जो इसका भाग है उसका विवरण मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, प्रथम भाग हम इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक इसमें मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से 15 अधिकरण जो हैं उनके बारे में मैं बेसिक बातें बताने वाला हूँ। जैसे प्रथम अधिकरण जो है उसको विनयाधिकरण विनयाधिकारिक कहते हैं, जिसमें राज्य की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उनका जिक्र यहाँ पे मिलता है और राजस्व प्रशासन से संबंधित जानकारी प्रथम अधिकरण में मिलती है। ठीक है, दूसरा अधिकरण जो है उसको जो दूसरे अधिकरण में हमको पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं और दूसरे अधिकरण का जो नाम मिलता है वो अध्यक्ष प्रचार मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा अधिकरण जो है उसको धर्म स्थलीय कहा गया है, यानी कि इसमें दीवानी कानूनों का जिक्र मिलता है ना, दीवानी कानून। चौथा अधिकरण जो है उसको कट्टक शोधन कहा गया है, इसमें फौजदारी कानूनों का जिक्र मिलता है। ठीक है, ऐसे ही पांचवा जो अधिकरण है वो उसके अंदर राज्य के जो अधिकारी हैं उनके अनुशासन, उनके अधिकार, उनके दायित्वों का जिक्र मिलता है। और पांचवें अधिकरण को जो है योग व्रत कहा गया है ना, पांचवें अधिकरण को योग व्रत कहा गया है। ऐसे ही छठा अधिकरण आपको पता होना चाहिए, छठा अधिकरण का नाम क्या है? मंडलयोनि है और जिसमें साप्तांग सिद्धांत का जिक्र मिलता है, यानी कि जो राज्य को परिभाषित इसमें किया गया है ना। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, छठा जो अधिकरण है वो पता होना चाहिए, उसको मंडल योनि कहा गया है। सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ। सातवां जो है वो सातवां अधिकरण जो है वो षाडगुण अधिकरण कहलाता है। इसमें षडगुण के सिद्धांत का जिक्र मिलता है, जिसमें जो 6 गुण हैं उनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिसमें संधि है, विग्रह है, यान है ना, संग्रह है,
और आसन है, आसन है, संश्रय है और द्वैधी संधि है। इस प्रकार से जो इसके 6 भाग हैं उनका जिक्र यहाँ पे मिलता है ना। संधि, विग्रह, यान, आसन और संश्रय और द्वैधी भाव, द्वैधी भाव है ना। ये 6 भाग हैं। ये षडगुण सिद्धांत है, राज्य से संबंधित है, मतलब राजनीति से संबंधित है। इतना ही हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैक्सिमम ये सवाल पूछा जा सकता है कि षडगुण सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है, बस। इससे ज़्यादा व्याख्या आप लोगों से नहीं पूछेंगे, ठीक है। 8वां जो अधिकरण है वो व्यसनाधिकारिक कहलाता है। इसमें जो घातक दुर्गुण हैं उनका विवेचन या उनका निरूपण यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और ऐसे ही 9वां जो अधिकरण है, 9वां अधिकरण को अभिशास्यपत कर्म कहा गया है, जिसमें 8 प्रकार की जो दैवीय विपदाएं होती हैं उनसे राज्य के बचाव के उपायों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऐसे ही जो है 10वां अधिकरण है उसको जो है सांग्रामिक कहा गया है और युद्ध से संबंधित जानकारी वहाँ पे मिलती है ना। 11वां जो अधिकरण है उसको कहा गया है वृत्त संघ कहा गया है ना। वृत्त संघ, जिसमें गणतंत्रों को कैसे नष्ट किया जा सकता है उसका उल्लेख मिलता है। ऐसे ही 12वां अधिकरण जो है वो आवलीयस कहलाता है, आवलीयस है ना, आवलीयस कहलाता है, जिसमें आवलीयस में राजा अपनी रक्षा के उपाय ढूंढने का कैसे ढूंढता है उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो 13वां अधिकरण है वो है दुर्गल भोपाय, दुर्गल भोपाय है 13वां अधिकरण, दुर्गल भोपाय, जिसमें दुर्ग कैसे जीते जाते हैं उनका उल्लेख है। 14वां अधिकरण जो है वो औपनिषदिक है। औपनिषदिक मतलब शत्रु के लिए जो ऐसे मतलब औषधियों का जिक्र मिलता है ना। शत्रु के लिए जो विषयुक्त औषधियाँ हैं और मतलब ऐसी मतलब विज्ञान का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन विज्ञान की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप ऐसा जवाब दे सकते हैं अर्थशास्त्र के 14वें अधिकरण से। यहाँ पे ऐसे औषधियों का जिक्र, औषधियाँ कुछ या ऐसे रसायन बनाए जाते हैं, विषैले रसायन जो शत्रु को जिनसे शत्रु का नाश किया जा सके, है ना। तो ऐसे रसायनों का या विषयुक्त औषधियों का जिक्र 14वें अधिकरण में मिलता है। कुछ मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है ना। और 15वां जो अधिकरण है वो युक्ति तंत्र कहलाता है ना, युक्ति तंत्र कहलाता है, जिसमें अर्थशास्त्र की जो सामान्य जानकारी है उसका जिक्र हमको मिलता है, ठीक है। तो मैंने एक एक अधिकरण का एक ब्रीफ में जो विवरण है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आपने बढ़िया तरीके से इसको सुना होगा, समझा होगा। अब विद्यार्थियों, मैं इन पूरे अधिकरणों को एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप बढ़िया तरीके से इसको तैयार करना। मुझे भी बड़ी मशक्क़त लगी है इस सारणी को एक तरीके से तैयार करने में, है ना, कि किस अधिकरण का क्या विषय है। बड़ा मुश्किल है इस प्रकार से रट्टा मारना, है ना, क्योंकि रटने वाला ही मामला था, समझने का यहाँ पे नहीं था कुछ भी, कंसेप्ट नहीं था कुछ भी। तो जो रटने वाली चीज़ें होती ना थोड़ी सी जटिल होती हैं। फिर 15 अधिकरण, फिर उनके नाम और उनके विषय रट पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने काफ़ी इसमें मेहनत की और मैं सफल भी हुआ। मैं जब मुझे याद हो गया तो मैं बस यहाँ पे आपको पढ़ाने आ गया, बस, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मेरे को पहले से याद रहती हैं। मैं भी बेसिक कंसेप्ट तो याद रहता है ना, क्योंकि 8-10 बार जब पाठ्यक्रम आप पढ़ देते हो ना तो कंसेप्ट तो आपको याद हो जाता है और ऑप्शन यदि दिख जाए तो आंसर भी निकल जाता है। लेकिन पढ़ाना हो, आगे से चीज़ों को बोलना हो तो उसको तो पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना तो पढ़ के ही आता हूँ, है ना। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। आपको पता होगा लगभग 280 से ऊपर क्लासें आ गई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक क्लास ऐसी थी जिसमें
अपने रजिस्टर का सहारा लिया था, या रजिस्टर का क्या, मोबाइल में फ़ोटो खींच के लाया था। जो मैंने जो क्लास तैयार करता हूँ अपनी रफ में, उसकी फ़ोटो मोबाइल से खींच के लाया था, केवल एक क्लास में। उसमें भी 26-27 नाम थे, उतने सारे ध्यान नहीं रह पाते, उसमें रट्टा मारने में काफ़ी समय लगता है इसलिए, वरना मैं लगभग मेहनत करके ही आता हूँ यहाँ पे, है ना, काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है मुझे। तो चलिए अब मैं एक एक के बारे में यहाँ पे लिखना जो है प्रारंभ करता हूँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी जो शैली थी वो मैं लिख देता हूँ। हाँ, शैली कौन सी थी, शैली की बात करूँ तो यहाँ पे थी गद्य व पद्य शैली, है ना, गद्य पद्य शैली। गद्य पद्य जो शैली होती है ना, वो चंपू शैली कहलाती है, ये ध्यान रखना। कैसी शैली कहलाती है, चंपू शैली कहलाती है। एक बार क्या, 2018 में जो आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर का पेपर लिया था, उसमें हिंदी में, सामान्य हिंदी में एक सवाल आया था कि गद्य पद्य में लिखित जो साहित्य होता है वो क्या कहलाता है। उसमें ऑप्शन थे मिश्रित साहित्य, एक था संयुक्त साहित्य, और एक था गद्य पद्य साहित्य है, और एक था चंपू शैली, है ना। तो लोग कहीं तो मिश्रित में चले गए, कहीं संयुक्त में चले गए, और किसी ने तो गद्य पद्य सीधा उसी ऑप्शन पर टिक कर दिया। आंसर था उसमें चंपू शैली, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल बन जाता है। इसको ग्रंथ शैली भी कहा जाता है ना, इस शैली को जो है ग्रंथ शैली भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ग्रंथ शैली भी कहा जाता है, ठीक है। वो वाली एग्जाम मैंने पास की थी, मेरा ये सवाल सही हुआ था ना। आरपीएससी जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर क्या, सब इंस्पेक्टर वाली एग्जाम थी, 2018 में लगी थी वो, 7 सितंबर या कुछ ऐसे लगी थी, 7-8 सितंबर समथिंग। तो चलिए अब मैं एक एक भाग के बारे में मैं लिख देता हूँ ना। प्रथम अधिकरण की बात करते हैं। प्रथम, इतना मैं नहीं लिखूंगा प्रथम अधिकरण, है ना, मैं एक पहले में तो लिख देता हूँ, चलो, प्रथम अधिकरण, है ना, प्रथम अधिकरण। प्रथम अधिकरण इसको बोलते हैं विद्यार्थियों, इसको क्या बोला जाता है वो मैं अलग कलर में लिख देता हूँ। विनयाधिकारिक इसको कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, विनयाधिकारिक, विनयाधिकारिक इसको कहा जाता है। और इसका जो विषय है वो क्या है, अभी मैंने बताया, इसका जो विषय है वो है एक तो इसमें राज्य का प्रशासन है, और दूसरा राज्य की जो समस्याएं हैं वो है ना, मतलब राजस्व प्रशासन विशेष रूप से है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यह जो पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र की है, फिर भी इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा है, क्योंकि राजनीति बिना अर्थव्यवस्था के बेहतरीन ढंग से चल नहीं सकती, इसलिए इसके पहले ही अधिकरण में और राजस्व प्रशासन पर अधिक जोर दिया गया है। प्रशासन से संबंधित तो है ना, लेकिन राजस्व प्रशासन पे अधिक जोर दिया है, ठीक है, वो पहले ही अधिकरण में डाला है ना, ये इसकी महत्ता को दर्शाता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा प्रथम अधिकरण का विषय जो है वो है राजस्व प्रशासन ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे। एक तो हम लिख सकते हैं राजस्व प्रशासन, ठीक है, राजस्व प्रशासन, और एक इसमें आ जाएगा दूसरा राज्य की समस्याएं, राज्य की समस्याएं, ठीक है। और राज्य की जो समस्याएं होती हैं बिना पैसे के हल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मंत्री रखने होंगे तो पैसे देने होंगे, विद्वान व्यक्तियों को रखना होगा तो पैसे देना होगा, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो चलिए प्रथम अधिकरण हो गया। अधिकरण 2 की मैं बात कर लेता हूँ, है ना, सेकंड, और मैं यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ, दूसरा अधिकरण, ठीक है, दूसरा अधिकरण। दूसरा अधिकरण जो है दूसरा अधिकरण अध्यक्ष प्रचार इसको कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा था अध्यक्ष प्रचार इसको कहा जाता है। अब देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मैं सीधा लिखता ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी पूरा बोल के सुना दिया है आप लोगों को। तो इसको बोलते थे अध्यक्ष प्रचार, ठीक है, अध्यक्ष प्रचार बोलते थे। और इसका जो विषय है अध्यक्ष प्रचार का, इसमें 1-2 भी लिख देता हूँ मैं।
अध्यक्ष प्रचार का जो विषय है दूसरे अधिकरण का, वो है राज्याधिकारियों के नाम मिलते हैं इसमें ना। क्या मिलते हैं? राज्याधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो राज्याधिकारियों के नाम इसमें मिलते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं तीसरा अधिकरण, है ना, तीसरा अधिकरण। ठीक है। तीसरा अधिकरण जो है इसका नाम मिलता है धर्म स्थलीय, है ना। मैंने ये भी आपको करवाया हुआ है, धर्म स्थलीय। ठीक है। धर्म स्थलीय जो है ये थे दीवानी कानून। क्या थे? दीवानी कानून, है ना, दीवानी कानून थे। धर्म स्थलीय क्या थे? दीवानी कानून थे। इनको जो है दास कर्म कर कल्प भी कहा जाता है ना। दास कर्म कर कल्प भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा जो अधिकरण है, सॉरी, चौथा अधिकरण। ठीक है। चौथा जो अधिकरण है वो है चौथा अधिकरण, इसको बोलते हैं धर्मकंटक, है ना। धर्मकंटक बोलते हैं, धर्मकंटक, है ना। धर्म स्थलीय और धर्मकंटक नहीं, कंटक शोधन बोलते हैं, सॉरी, कंटक शोधन। ठीक है। कंटक शोधन, है ना, कंटक शोधन। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चौथा अधिकरण कंटक शोधन, इसमें फौजदारी कानून आते हैं ना, फौजदारी कानून आते हैं इसमें ना। कौन से आते हैं? फौजदारी कानून इसमें आते हैं। ठीक है। फौजदारी कानून इसमें आते हैं। अब मैं लिखूं यहाँ पे पांचवा अधिकरण। ठीक है। पंचम या पांचवा अधिकरण। ठीक है। पांचवा अधिकरण जो है वो कहलाता है योग व्रत। पांचवा अधिकरण को क्या कहा जाता है? योग व्रत कहा जाता है, योग व्रत। और इसके अंदर जो आता है इस विषय, इसके अंदर का विषय है जो अधिकारी हैं उनके जो है अनुशासन, अधिकार और जो है दायित्वों का जिक्र मिलता है ना। अधिकारियों के अनुशासन, अधिकारियों के अनुशासन और जो है अधिकारियों के अनुशासन, अधिकार व दायित्वों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। दायित्वों का उल्लेख है। पंचम हो गया। अब मैं बात करता हूँ छठे की, है ना, छठा अधिकरण। वैसे मेरे को इसकी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पता ही होगा छठा अधिकरण जो है वो किस विषय को समर्पित है और इसको कहा क्या जाता है। छठे अधिकरण को मंडल योनि कहा जाता है। मैं बढ़िया तरीके से आपको बता चुका हूँ, मंडल योनि इसको कहा जाता है। और छठे अधिकरण का जो विषय है वो है राज्य का साप्तांग सिद्धांत, है ना। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, ये बात ध्यान रखना, राज्य को परिभाषित किया है। ठीक है। राज्य को परिभाषित किया है। ठीक है। और राज्य का साप्तांग सिद्धांत का जिक्र मिलता है ना, साप्तांग सिद्धांत। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो है ये राज्य के 7 सिद्धांत जो हैं, साप्तांग सिद्धांत यानी राज्य के जो 7 अंग हैं वो कौन कौन से हैं। आप प्रत्येक के बिल्कुल जो क्रम मैंने लिखाया वही क्रम आप लिख के और बताएंगे। ठीक है। और अब मैं लिखता हूँ 7वां अधिकरण। ठीक है। 7वां जो अधिकरण है, 7वां अधिकरण जो है
सातवें अधिकरण को कहा जाता है षाडगुण, है ना। क्या कहा जाता है? षाडगुण कहा जाता है, षाडगुण कहा जाता है ना। मतलब इसमें षडगुण सिद्धांत का जिक्र मिलता है। क्या मिलता है? षडगुण सिद्धांत का उल्लेख मिलता है ना। षडगुण में जो 6 अंग हैं इसके, वो हैं, एक तो संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है ना। संधि, विग्रह, यान, आसन और संश्रय है, संश्रय है और द्वैधी संधि है। ठीक है, द्वैधी संधि क्या, द्वैधी भाव, द्वैधी भाव है ना। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए। ठीक है, षडगुण सिद्धांत है ना। ये आप बढ़िया तरीके से उतारें विद्यार्थियों। ठीक है, आप इसको उतारें। और मैं इसके अलावा जो है 8वां, यहाँ पे तो आएगा नहीं है ना, आगे के अगली स्लाइड पे लिखते हैं। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें विद्यार्थियों। मैं दावे के साथ कहता हूँ, संपूर्ण यूट्यूब का इतिहास तो छोड़ो, आप 8-10 हज़ार रुपये पेड कोर्स के रूप में खर्च करके, ऑनलाइन मोड पे बता रहा हूँ, ऑनलाइन पे, यदि ऑफलाइन क्लास में आप जाओगे और इतना डिटेल से यदि किसी स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम पढ़ोगे ना, तो कम से कम 20,000 रुपये की फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर भी मैं ये दावा करता हूँ कि इतना डिटेल में आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी ने यदि पढ़ाया होगा तो मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपलोड कर दी होगी, या आपको प्रिंट करवा के दे दी होगी कि ये लीजिए। ऑफलाइन मोड पे मतलब आपको पीडीएफ दे दी होगी बस। मैं फिर भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये पढ़ के और मेरी तरह याद करके आपको ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूपीएससी के लिए हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, नेट जेआरएफ के लिए हो, स्कूल व्याख्याता के लिए हो, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। यहाँ से केवल आपको जो पढ़ाया होगा ना, ये 6ठा अधिकरण पढ़ाया होगा, 7वां पढ़ाया होगा, एक 14वां पढ़ाया होगा। 3 अधिकरण के अलावा और अधिकरणों की चर्चा मुश्किल से प्रथम अधिकरण की चर्चा कर ली होगी बस। लेकिन मेरी तरफ प्रत्येक अधिकरण की बात आपको संपूर्ण यूट्यूब के इतिहास में या ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी जगह आपको संभव है नहीं करवाया होगा। आप ट्राई जरूर करना, फिर मेरी बात पे विश्वास करना। ठीक है, वैसे मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और फिर हम जो है आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ ना। हाँ, आपको ये बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पे आया हूँ। पूरा एकदम फैक्चुअल है ना, पूरा फैक्चुअल है, रट्टा मारना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से खैर विद्यार्थियों, एक साप्ताहिक सिद्धांत के अलावा अभी तक कोई सवाल फंसा नहीं है, लेकिन भविष्य में जो है इस प्रकार का सवाल आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने 7 पढ़ लिए थे। 8वां अधिकरण में यहाँ पे लिखना चाहूँगा, 8वां अधिकरण। ठीक है, 8वां अधिकरण जो है इसको कहा जाता है, 8वें अधिकरण को 8वें अधिकरण को कहा जाता है, निकल गया दिमाग से, अभी तो बोला था। 8वां अधिकरण व्यसनाधिकारिक कहलाता है ना, व्यसनाधिकारिक। 8वां अधिकरण व्यसनाधिकारिक कहलाता है ना, व्यसनाधिकारिक, व्यसनाधिकारिक ना, व्यसनाधिकारिक कहलाता है। और इसका जो विषय है वो है, जो अत्यंत घातक दुर्गुणों का इसमें निरूपण किया गया है ना। अत्यंत अत्यंत घातक दुर्गुणों का निरूपण, ठीक है, अत्यंत घातक दुर्गुणों का निरूपण किया गया है। ठीक है, अत्यंत घातक दुर्गुणों का निरूपण किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 9वां जो अधिकरण है, 9वां अधिकरण मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 9वां अधिकरण। ठीक है,
नवें अधिकरण में क्या होता है विद्यार्थियों, इसका जो नाम है वो बड़ा ही अभियास्यप्यत कर्म है ना, अभी ये बड़ा ही नाम अटपटा सा है, अभी यास्यप्यत कर्म है ना, अभियास्यप्यत कर्म। ठीक है, और इसमें जो मिलता है 8 प्रकार से, जो 8 प्रकार की दैवीय प्रकोप होते हैं उनसे राज्य के बचाव के उपाय लिखे गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 प्रकार की 8 प्रकार की दैवीय 8 प्रकार की दैवीय विपदाओं से राज्य के बचाव के उपाय मिलते हैं, है ना, राज्य के बचाव के उपाय मिलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, क्या पता मतलब कितनी प्रकार की दैवीय विपदाओं का जिक्र कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। इस प्रकार का सवाल जो है विद्यार्थियों बन सकता है। आप इसको भी जरा मोस्ट लगा देना। ठीक है, इस शब्दावली को जो है मोस्ट लगा देना, क्या पता इस प्रकार की दैवीय विपदाएं पूछ ली जाए, है ना। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में जरूर पूछी जा सकती है, स्कूल वाक्यता में पूछ जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये ध्यान रखना पूछी जा सकती है। स्पेशली मेंशन किया हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को और मेगास्थनीज की इंडिका को, इनको, है ना, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में 2 जगह आते हैं, है ना। एक तो मौर्य काल की जानकारी के स्रोत में आते हैं, प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत में आते हैं। ठीक है, और मौर्यकालीन साहित्य में भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला मैं लिखूं 10वां अधिकरण या 10वां अधिकरण जो है उसको सांग्रामिक कहा गया है। क्या कहा गया है? सांग्रामिक कहा गया है। ठीक है, 10वां अधिकरण जो है वो है सांग्रामिक, है ना, सांग्रामिक। इसमें क्या आता है जिक्र विद्यार्थियों, 10वां अधिकरण में जो है युद्ध से संबंधित जानकारी मिलती है ना। क्या मिलती है? युद्ध से संबंधित जानकारी। ठीक है, युद्ध से संबंधित जानकारी का उल्लेख यहाँ पे मिलता है 10वें अधिकरण में। ठीक है, अब जो है 11वें अधिकरण की मैं चर्चा करता हूँ। 11वां, ठीक है, 11वां अधिकरण। ठीक है, 11वां अधिकरण जो है वो कहलाता है हमारे यहाँ पे व्रत संघ कहलाता है ना। 11वां अधिकरण व्रत संघ कहलाता है, व्रत संघ कहलाता है। 11वां अधिकरण व्रत संघ कहलाता है और इसके अंदर जो जिक्र मिलता है वो मिलता है गणतंत्रों को कैसे नष्ट किया जाए, है ना। गणतंत्रों को कैसे नष्ट किया जाए। ठीक है, गणतंत्रों को कैसे नष्ट किया जाए, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 12वां अधिकरण हम देखें। 12वां अधिकरण जो है 12वां अधिकरण जो कहलाता है वो आवलियस कहलाता है ना। आवलियस कहलाता है। क्या कहलाता है? आवलियस कहलाता है। आवलियस कहलाता है और इसमें जो है इसमें जो जिक्र मिलता है वो मिलता है कि राजा अपनी रक्षा के उपाय ढूंढता है ना। राजा की रक्षा के उपायों का जिक्र यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सॉरी, राजा जो है राज्य की रक्षा के उपाय ढूंढता है, इस प्रकार से, है ना। आप जो है समझ जाना बस, राज्य की रक्षा के उपाय ढूंढता है ना। राजा
राज्य की रक्षा के उपाय, या मैं राजा को तो हटा ही दूंगा ना, राज्य की रक्षा के उपाय, बस इतना ही ठीक है। इसमें शब्दावली आ जाएगी। अब ये राजा भी कर सकता है, राज्य के अधिकारी भी कर सकते हैं, अन्य कोई भी कर सकता है, ठीक है। राज्य का उल्लेख है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता ही है, मतलब राज्य शब्द का ही उल्लेख मिलता है, ऐसे मौर्य शब्द का उल्लेख नहीं मिलता कौटिल्य शास्त्र में, ना ही राजा का नाम मिलता है। ये बात आपको मैंने पहले बता रखी है, आपको पता होगा, ठीक है। 13वां जो अधिकरण है उसकी मैं बात करूं, 13वां अधिकरण, ठीक है। 13वें अधिकरण को कहा जाता है दुर्गल भोपाय, है ना। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है दुर्गल भोपाय, ठीक है। 13वें अधिकरण को दुर्गल भोपाय कहा जाता है। और इसमें जो है दुर्ग कैसे जीते जाएं, है ना, इसका उल्लेख मिलता है ना। दुर्ग जीतने का उल्लेख, दुर्ग जीतने के उपायों का उल्लेख, दुर्ग जीतने के उपायों का उल्लेख, ठीक है। दुर्ग जीतने के उपायों का उल्लेख, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। अगला मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे 14वें नंबर पे, 14वें अधिकरण, है ना। 14वें नहीं, वाह, 14वां अधिकरण। 14वें अधिकरण को कहा जाता है औपनिषदिक, है ना। क्या कहा जाता है? औपनिषदिक कहा जाता है, औपनिषदिक कहा जाता है, ठीक है। 14वें अधिकरण को औपनिषदिक कहा जाता है। और इसके अंदर जो आता है वो आता है कि शत्रु हेतु विषैली औषधियों का व मंत्रों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ठीक है। शत्रु हेतु विषैली औषधियों व मंत्रों का उल्लेख, है ना, मंत्रों का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में मुझे लगता है पूछा जा सकता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का जिक्र मिलता है ना। तो इस प्रकार से सवाल बन सकता है कि मौर्य काल में और रसायन विज्ञान का जिक्र कहाँ मिलता है, या साइंस का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये 14वां जो अधिकरण है वहाँ पे मौर्यकालीन साइंस जो विज्ञान थी उसके उपयोग की चर्चा यहाँ पर की गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सॉरी। और 15वां अधिकरण जो है, 15वां अधिकरण, ठीक है। 15वां अधिकरण जो है इसमें इसको जो कहा गया है वो कहा गया है तंत्र युक्ति, है ना। क्या कहा गया है? तंत्र युक्ति कहा गया है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, तंत्र युक्ति इसको कहा गया है। और अर्थशास्त्र की सामान्य जानकारी इसमें दी गई है। क्या दी गई है? अर्थशास्त्र जो है, ये पुस्तक पूरी अर्थशास्त्र की सामान्य जानकारी, ठीक है, अर्थशास्त्र की सामान्य जानकारी का उल्लेख इसमें किया गया है। तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों, ठीक है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। ये मैंने एक एक अधिकरण के बारे में बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है और लिख दिया है। आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करें, इसको उतारें, और आपके रजिस्टर में ऐसे कैसे उतारना। और देखो, इस प्रकार का सवाल भी बन सकता है, 8वां अधिकरण क्या कहलाता है ना। एक साइड अधिकरण देंगे 4 और एक साइड उनके नाम दे देंगे, और सुमेलित करने का सवाल आ सकता है नेट में, प्रोफेसर में आ सकता है, स्कूल व्याख्याता में भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आज तक बना नहीं है, लेकिन बन सकता है, फिर कह रहा हूँ बन सकता है, ठीक है। इसमें से छठा अधिकरण वेरी इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। और छठा तो मैंने बता दिया, छठा और सातवां दोनों भी, है ना। तो चलिए
मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। और अब हम आते हैं, देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र तो हो गए, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इतना ही पढ़ेंगे हम। अब इससे आगे का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अब हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, अशोक के अभिलेख। तो चलिए आज अशोक के अभिलेख में बेसिक इंट्रो करते हैं। अशोक के अभिलेख बहुत बड़े हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेखों से भी सवाल आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और हेडिंग डालते हैं अशोक के अभिलेख की, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आपने उतार लिया होगा, ये पूरा ही मिटा देता हूँ। और अब आप हेडिंग डाल दीजिए अशोक के अभिलेख, और एक एक के बारे में अब हम जो है यहाँ पे जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए विद्यार्थियों, मैंने इसको मिटा दिया और अब हम हेडिंग डालते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख। तो इसमें देखो विद्यार्थियों, हम जो पढ़ने वाले हैं ना उसका मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ कि क्या पढ़ेंगे। एक तो अशोक के अभिलेख में हम जो है बेसिक परिचय पढ़ेंगे, परिचय, है ना। परिचय में हम जो है दो तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि परिचय के अंदर हम देखेंगे कि एक तो अशोक के अभिलेखों की परिभाषा क्या है, मतलब अभिलेख की परिभाषा क्या है। अभिलेख की परिभाषा भी हम लिख देंगे थोड़ी सी एक लाइन में, ताकि समझ में आए कि आखिर ये अभिलेख आखिर अभिलेख है क्या भला, है ना। अभिलेख की परिभाषा। दूसरा, हम अभिलेखों का जो महत्व है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तीसरा, हम जो देखेंगे कि इनकी खोज किसने की थी अशोक के अभिलेखों की, है ना। चौथा, जो हम देखेंगे कि सबसे पहले इनको पढ़ा किसने था, और पढ़ा किसने था। फिर हम देख लेंगे भाषा व लिपि, भाषा व लिपि को हम देख लेंगे, ठीक है। तो परिचय में हम ये 3 4 5 डायमेंशंस हैं, इनको छूते हुए अशोक के अभिलेखों का परिचय जो है वो हम पूरा करेंगे, और उसके बाद विद्यार्थियों हम अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, है ना। दूसरा है प्रमुख अभिलेख, है ना। चलिए, मतलब कलर के पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभिलेख, है ना, अभिलेख। अब अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमें 3 प्रकार के अभिलेख मिले हैं। इसमें मैं बताऊँ आपको, एक तो है शिलालेख, एक है स्तंभलेख और एक है गुहालेख, ठीक है। क्या क्या मिले हैं मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। एक तो मिले हैं शिलालेख, है ना, शिलालेख, ठीक है। एक मिले हैं स्तंभलेख, स्तंभलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, और अंत में मैं लिख देता हूँ गुहालेख, गुहा या गुफालेख, ठीक है, गुहा या गुफालेख। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्तंभ के ऊपर जो लेख लिखा गया वो स्तंभ लेख, पिल्लर के ऊपर, है ना। शिलालेख मतलब कोई चट्टान के ऊपर, शिला के ऊपर लिखा गया वो शिलालेख, और गुफा के अंदर लिखा गया वो गुहालेख या गुफालेख कहलाया। ये एक ही प्रकार के थे। यहाँ पे 2 प्रकार के मिलते हैं शिलालेख, वृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख, है ना। क्या अंतर था वो भी हम आगे करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ वृहद शिलालेख, और एक हो जाएगा लघु शिलालेख, ठीक है। वृहद शिलालेख और एक हो जाएगा विद्यार्थियों लघु शिलालेख, ठीक है। वृहद शिलालेख और एक हो जाएगा लघु शिलालेख, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसी प्रकार से इसमें भी रहेंगी वृहद शिलालेख, वृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख, ठीक है। वृहद और लघु ये दोनों शिलालेख में भी आएंगी। ये जो पार्टीशन किया है हमने शिलालेख में भी है और ये स्तंभलेख में भी है। ये वृहद लघु क्या है इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आज हम इधर बात कर लेते हैं परिभाषा पर, महत्व पर, खोज पे, और किसने पढ़ा, भाषा लिपि, इनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, परिभाषा की बात करूं तो कोई भी लेख जो किसी
चट्टान पर या किसी पिलर पर या किसी ताम्रपत्र पर या कागज पर कहीं पर भी लिखा गया जो लेख होता है वो हमको कहलाता है, वो अभिलेख कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है ना। तो अभिलेख में हम क्या लिख सकते हैं अभिलेख की परिभाषा में, कि जो किसी भी शिला, स्तंभ, चट्टान या गुफा या किसी ताम्रपत्र पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। ठीक है, तो अब परिभाषा में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, परिभाषा में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे कि जो किसी चट्टान, जो किसी चट्टान, स्तंभ, शिला, चट्टान या शिला एक ही बात है ना, वैसे ना चट्टान या शिला एक ही बात है, फिर भी मैंने लिख दिया है अलग अलग, आप कंफ्यूज मत होना। चट्टान या शिला एक ही बात है ना। स्तंभ, चट्टान, शिला या गुफा, गुफा की बात कर लेता हूँ, गुफा है ना, गुफा या ताम्रपत्र, ताम्रपत्र आदि, आदि पर लिखा गया लेख, आदि पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अभिलेख कहलाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया परिभाषा। इस प्रकार का सवाल आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मेंस वगैरह आप लिखो, किसी भी स्टेट का हो या फिर यूपीएससी हो, तो वहाँ पे इस प्रकार की परिभाषा पूछी जा सकती है, 1-1.5 नंबर की, 2 नंबर की। महत्व की मैं बात करूं, महत्व की मैं बात करूं यहाँ पे, महत्व, ठीक है, तो महत्व जो होते हैं अभिलेखों के, वो होते हैं राज्य की स्थिति जानने के लिए अभिलेख बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, राज्य की स्थिति कैसी, सामाजिक स्थिति हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, राजा की स्थिति क्या होती थी, समाज की स्थिति क्या होती थी, है ना, उस समय का आर्थिक जीवन कैसा था, मतलब सारी व्यवस्था मिलती है ना। राज्य की जो भौगोलिक सीमा की जानकारी मिलती है ना, मतलब राज्य का विस्तार कहाँ तक था। ठीक है, राजा की क्या नीतियाँ थी, क्या उसके द्वारा उस समय में आदेश कौन कौन से जारी किए गए, है ना, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको अभिलेखों से मिल जाती है। तो इसमें एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि राज्य क्या मतलब महत्व में हम लिख सकते हैं राज्य की स्थिति, है ना, राज्य की स्थिति जानने हेतु, है ना, राज्य की स्थिति जानने हेतु। अब राज्य की स्थिति में कैसी राज्य की स्थिति, तो स्थिति में हम लिख सकते हैं यहाँ पे राजनीतिक, है ना, राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हो गया, आर्थिक, है ना, इस प्रकार की स्थिति हम जान सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम क्या जान सकते हैं, राजा, सॉरी, ये राजा है ना, राजा के आदेश कौन कौन से थे, है ना, राजा के आदेश क्या जारी किए गए, है ना, उस समय का कानून कैसा था, है ना, आदेश से ही कानूनों का पता चल जाएगा, है ना, राजा के आदेश कैसे थे, कानून क्या थे। ठीक है, इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, पारिवारिक स्थिति, है ना, राज्य की पारिवारिक स्थिति, मतलब राजा की पारिवारिक स्थिति कैसी थी, है ना। इसके अलावा राज्य की भौगोलिक सीमा का ज्ञान, राज्य की भौगोलिक सीमा का ज्ञान भी यहाँ से होता है ना, राज्य की भौगोलिक सीमा का ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होते थे राज्य की स्थिति जानने हेतु। ठीक है, तो परिभाषा हो गई, महत्व हो गई। खोज की मैं बात करूं तो अशोक के अभिलेखों को 1750 में टी पेंथलर ने खोजा था, और पहला खोजा गया जो अभिलेख था वो दिल्ली मेरठ अभिलेख था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, खोज की बात कर लेता हूँ मैं, सॉरी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ खोज, है ना, सॉरी, खोज की बात करते हैं, खोज। ठीक है,
तो कब खोजे गए थे? 1750 में खोजे गए थे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1750 में टी फैंथलर टी फैंथलर द्वारा 1750 में टी फैंथलर द्वारा दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा गया, है ना। दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा गया, ठीक है। ये पहला अभिलेख था ना, पहला अभिलेख, मतलब खोजा गया पहला अभिलेख था, ये ध्यान रखना, है ना। खोजा गया पहला अभिलेख, है ना, खोजा गया, ये मैं यहाँ पे तीर का निशान देता हूँ। खोजा गया पहला अभिलेख कौन सा था? दिल्ली मेरठ अभिलेख था। किसने खोजा था? टी पैंथलर ने खोजा था। कब खोजा था? 1750 में खोजा था, ठीक है। टी पैंथलर का नाम ध्यान रखना। और मैं बात कर लेता हूँ पढ़ने की, कि पढ़ा किसने था, पढ़ा, ना। पहली बार अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ने का प्रयास किया वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1837 में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को, दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा, दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था, ना। इसकी जो भाषा थी ना, वो जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी, है ना। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा गया था ये, है ना। ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख में ये जो जेम्स प्रिंसेप ने जो पढ़ा था वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि का पहली बार जो वाचन हुआ वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में किया गया था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और इसको उतार लें बढ़िया तरीके से, ठीक है। और उतार लिया होगा आपने। अब यहाँ से आगे, हाँ, भाषा व लिपि को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अशोक के अभिलेखों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।